एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका के ईरान पर हमले की निंदा की है रूस ने, और रूस की तरफ से सुरक्षा परिषद की बैठक की मांग की गई है। और अमेरिका के हमलों पर जवाब दे सुरक्षा परिषद, रूस ने अपना रुख जो है वो स्पष्ट कर दिया है। देखिए, एक और जहां पर ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है और सीधा हमला किया था अमेरिका पर। वॉर मॉन्गरिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने का मतलब है एक देश पर सीधा आरोप लगाना कि वो युद्ध फैलाने की कोशिश कर रहा है, डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी ओर ये भी साफ कर दिया कि जहां यूनाइटेड नेशंस चार्टर में कंप्लेन की जाएगी, इसकी बात उठाई जाएगी, तो साथ ही साथ ये भी तय किया जाएगा कि अब ईरान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए पूरी तरह से किसी भी युद्ध स्तर पर जा सकता है। बिल्कुल, तो रूस की तरफ से ये बड़ा कदम उठा लिया गया है। पहले ही आपको बता दें कि जो ईरानी विदेश मंत्री हैं वो कल पुतिन से मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को घेरने की कोशिश जो है वो रूस के जरिए अब ईरान कर रहा है। जहां दो टूक अब रूस ने स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए और बताया जाए कि आखिर ये कदम अमेरिका ने क्यों उठाया है और आखिर इससे जो है वो क्या कुछ होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट। आप किस तरह से देखते हैं इन डेवलपमेंट्स को? ये एक बहुत ही डेवलपिंग सिचुएशन है, हर घंटे कुछ नई बात आ रही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो हर कंट्री को, चाहे रशिया हो चाहे चाइना, उनको पूरा अधिकार है कंडेम करने के लिए। लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है, क्या वो अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, क्या वो ईरान के साथ खड़े होंगे? नहीं खड़े होंगे, उनके अंदर कोई ऐसी ताकत नहीं है। और फिर मुझे लग रहा है 23 साल बाद फिर इस इतिहास उस रीजन में रिपीट कर रहा है। जिस तरीके से इराक के लिए यूनाइटेड नेशन में जो है रेजोल्यूशन पास करके उसको डिस्ट्रॉय किया गया, उसी तरीके से ईरान के साथ किया गया है। और ये वार यहाँ नहीं रुकेगी, क्योंकि इनका मकसद ही जो है, अगर इन्होंने तीनों जो है सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर टॉक की क्या बात है? इसका मतलब है कि वो वार धीरे धीरे फिर ले जाएंगे। और ईरान का जो अटैक करने का मकसद है, मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं, क्योंकि नेतन्याहू अपनी पॉलिसी में पूरी तरीके से कामयाब हो गए हैं। क्योंकि वो चाहते थे अमेरिका किसी तरीके से इस वार में आए, और वो आया, अटैक किया, और वार कंटिन्यू रहेगी। और इसमें अमेरिका, रशिया और चाइना ने कभी भी किसी भी सेकेंड वर्ल्ड गल्फ वार के बाद जो है, कोल्ड वार के बाद कभी भी किसी के साथ नहीं आए हैं या ना आएंगे। ये इस तरीके से बात, अगर रशिया को सपोर्ट करना था तो क्यों नहीं जो है उन्होंने ईरान के जो है डिफेंस पावर को और एयर पावर को मजबूत किया। ईरान उसी जो है 40 साल 50 साल पुराना जहाज लेके उड़ रहा है, उसमें उसको ठीक है। जाकिर हुसैन साहब, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त सीधा न्यूज रूम से जुड़ गए। गजाली, अब सबसे बड़ा सवाल जो इन वर्तमान परिस्थितियों में खड़ा होता है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्या इनकी प्रासंगिकता अब आज के दौर में नजर आती है? ये रूस अगर कह रहा है कि सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई जाए, और भी कई देश कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र में इस बात को लेकर चर्चा की जाए, लेकिन ये सब कुछ तो जो है वो बीते कई समय से चला आ रहा है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसको रोकने में किस तरीके से विफल हैं, ये भी पूरी दुनिया देख रही है। जी बिल्कुल, ऐसे रिजोल्यूशन हर महीने आते रहे हैं, और जितने भी अरब देश हों, रूस हो, चीन हो, और बाकी देश भी जो हैं वो सिर्फ वर्बल कॉन्डेमनेशन कर रहे हैं, जो बहुत कंफर्टेबल है सबके लिए। दूसरी चीज़, एक बात जो आपके पैनलिस्ट ये भी बता रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं रशिया और यूएस में भी जो बातचीत करीब 2-3 बार पुतिन और ट्रंप के बीच हुई है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगता है कि एक ये भी इंडिकेशन दिया गया है कि आप यूक्रेन की लड़ाई पर फोकस रखें और ईरान को किसी तरह का ऐसा समर्थन ना दें जिसमें आर्म्स और एम्यूनेशन भी हो। इसी वजह से अगर आप देखें तो कल व्लादिमीर पुतिन या उनके जो पुराने कई मंत्री हैं, सहयोगी हैं, बार बार कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब क्यों नहीं होना चाहिए अगर इजराइल के पास है। लेकिन इस वक्तव्य के आगे जाकर ईरान को किसी तरह का कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। रिजोल्यूशन पास करना, कंडेमनेशन करना, और खास करके जो अरब देश हैं उन्होंने तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है कंडेमनेशन स्टेटमेंट देने का, क्योंकि 1.5 साल से जो गाजा की लड़ाई चल रही है उस पर भी वो कंडेम कर रहे हैं। और खास करके अब जो है ईरान के लिए भी एक ट्रिकी सिचुएशन ये है कि अगर वो रिटेलिएट करता भी है, जवाबी कार्रवाई करता है, तो उसके कई आयाम हो सकते हैं कि वो कैसे करे। यूएस बेसिस पे अटैक करता है तो यूएस के बेस मिडिल ईस्ट में कई ऐसे देशों में हैं जिससे ईरान के भी खुद बेहतर संबंध हैं, या उसके कुछ हिट स्क्वाड हैं। क्या वो मिडिल ईस्ट में इस तरह के अटैक कर सकता है जो लोन अटैक हो, जिस तरह से ईरान और इजराइल दोनों के हिट स्क्वाड्स होते हैं, कि उन इलाकों में, उन देशों में अटैक करे जो यूएस से ज़्यादा करीबी हैं, जहाँ पर्यटक आते हैं या एम्बेसी है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ईरान फौरी तौर पर फौरन यूएस के खिलाफ कोई हमला करेगा। जी
डॉक्टर जाकिर हुसैन, आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा गजाली बता रहे हैं कि एक और बयानबाजी है, तो क्या हम ये कहें कि ये वाक युद्ध है लेकिन महायुद्ध में इसकी कोई भूमिका नहीं है, जिसे जो मन में आ रहा बोल रहा है, मदद करने में जमीन पर तो दिख नहीं रहा है? देखिए, गल्फ कंट्रीज का जहां तक है ये वाक युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है वो अमेरिका के साथ पूरी तरीके से कटिबद्ध है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बेस दिए हुए हैं। और अभी जो ट्रंप वहां विजिट किए थे, 3.5 ट्रिलियन डॉलर का एग्रीमेंट भी किया, और उस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा कि जो है जो सीरिया का जो लीडर है उनको रिकॉग्निशन दिया, ताकि सारे लोग न्यूट्रलाइज हो जाए, ईरान अकेला हो जाए, और उसके बाद इसको ये एक्शन लिया जाए। ये बिल्कुल क्लियर था। अब मुझे ये लगता है कि ईरान क्या चुपचाप बैठा हुआ था? क्या वो न्यूक्लियर इनरिच मटेरियल जो है यूरेनियम का, उसको वहाँ से हटाया नहीं है? क्या ये कर क्या रहा था? ये समझ में बात नहीं आती है। आगे क्या करेगा? 2-4 मिसाइल और मारेगा, 10 मारेगा, 20 मारेगा, उसके जवाब में अमेरिका फिर अटैक करेगा, बड़ा डिस्ट्रक्शन करेगा। मुझे जो लगता है कि वो रिजीम को चेंज करना चाहता है। क्या इतना आसान होगा विदाउट सेंडिंग बूट्स ऑन द ग्राउंड? एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है कि ईरान की अगर इतिहास देखें तो 1953 में जो है फिर वहाँ की एक गवर्नमेंट को, लेजिटिमेट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा के तेल पे कब्जा किया गया था। आज ईरान के पास 20% दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व है। यहाँ पर जो रिजीम चेंज करके फिर कहा जा रहा बादशाहत लाएंगे, डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, ईरान के बच्चे को, लड़के को लाएंगे। क्या वो 20% जो गैस है उसको कब्जा कर दिया, इजराइल कब्जा करके यूरोप में सप्लाई करेगा? हाँ, करेगा। और उसके अगर यूरोप में गैस सप्लाई होती है तो रशिया का पत्ता, ये जो पूरा संघर्ष है, इसके पीछे के वेस्टेड इंटरेस्ट क्या है?